वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एंजाइम्स बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट किया था. आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट क्लास में एंजाइम के डिस्कवरर्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, दैट दे आर एंजाइम, दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, दे आर रीयूजेबल, सो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट इन द बॉडी. देन वी लर्न कि किस तरह से ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके और रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, और हमने टर्नओवर नंबर के बारे में पढ़ा था. फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स को डिटेल में रीड किया था, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. एंड इन टुडेज क्लास हमने लास्ट क्लास में उसका मोड ऑफ एक्शन भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने लॉक-इन की एंड इंड्यूस फिट थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम स्टूडेंट्स एंजाइम बायोमोलिक्यूल को ही आगे बढ़ाएंगे, और आज हम इसका नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे और उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट्स. इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू एंजाइम्स. सो लेट अस नाउ डिस्कस वन बाय वन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी. इसमें स्टूडेंट्स हमें मेनली 4 फैक्टर्स का अफेक्ट पढ़ेंगे हम. टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है, फिर हम पढ़ेंगे पीएच का क्या अफेक्ट होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या अफेक्ट होता है, और इनहिबिटर्स का क्या अफेक्ट होता है. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर. टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट्स, जो एंजाइम्स हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. जनरली एंजाइम्स जो हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके, ज़्यादातर एंजाइम्स 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में वर्क करते हैं. सो टेम्परेचर में फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल रेंज. नॉर्मल रेंज क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. ये जो नॉर्मल रेंज है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगी. कुछ बुक्स में 40 की जगह 35 तक दिया होता है, कुछ बुक्स में 15 to 35, 15 to 40. सो एक एवरेज रेंज की हम बात करें तो इट इज़ 10 to 40 डिग्री सेल्सियस. अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में नियर अबाउट का एक ही ऑप्शन दिया होगा. नाउ हर फैक्टर में एक पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसे हम ऑप्टिमम वर्ड कहेंगे. ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच. ऑप्टिमम का मतलब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस समय उस एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, यानी वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होगा, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट लेट अस राइट डाउन ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंड व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? वेयर एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम. यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम करें या इससे बढ़ाएं, दोनों तरफ ही, तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. सो हेयर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम. और अगर हम अपने बॉडी के एंजाइम्स की बात करें तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस होता है. यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़े कम टेम्परेचर पे हमारे बॉडी के सारे एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सपोज दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द एंजाइम एक्टिविटी ऑन दिस एक्सिस. तो यहाँ पे सपोज ये 28 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटी है. इस टेम्परेचर के नीचे अगर हम करेंगे, टेम्परेचर कम करें तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम होती जाएगी, लाइक दिस. और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी. तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है. ठीक है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं, सपोज 10 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा. और लेकिन वो टेम्पररी इनएक्टिव है. जैसे ही आप वापस से टेम्परेचर रेंज में लाएंगे तो वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा. सो लो टेम्परेचर क्या करता है? टेम्पररली इनएक्टिवेट्स एंजाइम.
टेम्परली inactivates एंजाइम. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टेम्पररी है, नॉट परमानेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, 2 डिग्री सेल्सियस तक ले आए, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव तो हो जाएगा क्योंकि वो रेंज के बाहर है, लेकिन टेम्पररी. जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो वापस से एक्टिव हो जाएगा. लेकिन इसका उल्टा देखते हैं, हायर टेम्परेचर्स. सपोज आप टेम्परेचर बढ़ाते गए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो भी एंजाइम क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक्टिविटी कम कर रहा है, यानी इनएक्टिव हो जाएगा, पर ये परमानेंट इनएक्टिव हो जाएगा. सो दिस परमानेंटली इनएक्टिवेट्स एंजाइम. और ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसको हम समझते हैं. इस पे क्वेश्चन पूछते हैं. एंजाइम परमानेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इतने हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स किसके बने? अमाइनो एसिड्स के. अमाइनो एसिड्स किस बॉन्ड से जुड़े? पेप्टाइड बॉन्ड से. और फिर ये आपस में जो चेन्स हैं ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हैं, तब जाकर एंजाइम बनता है, जो एक 3D स्ट्रक्चर है, एक टर्शरी प्रोटीन है. हाई टेम्परेचर्स पे क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इन चेन्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर, वो ब्रेक हो जाते हैं. जब वो बॉन्ड ही टूट जाएगा तो एंजाइम जो है वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा. अब अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो भी वो एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा. यही कारण है कि हमारे पास फूड मटेरियल को स्टोर करने के 2 तरीके हैं. एक, आप उसे फ्रीज कर सकते हो रेफ्रिजरेटर में लोअर टेम्परेचर पे. इस पे भी क्या होगा? उस खाने के ऊपर जो भी बैक्टीरिया, यीस्ट, जो भी उसके एंजाइम्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, या उस फूड के अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे टेम्पररली. लेकिन जब आप उस फूड को नॉर्मल टेम्परेचर पे लाओगे तो वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे. लेकिन अगर हम किसी चीज़ को बॉईल कर दें, हीट कर दें हाई टेम्परेचर्स पे, तो जो एंजाइम्स हैं वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और ये जो एंजाइम का परमानेंट इनएक्टिवेशन है इसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, क्योंकि इसमें प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए हैं. सो इट परमानेंटली इनएक्टिवेट्स एंजाइम, नोन एज डीनेचुरेशन. क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डीनेचुरेशन? Denaturation is the permanent inactivation of enzyme. And why this has happened? Due to H bond breakage. Alright, so this is the normal range. Maximum activity 28 to 30 degrees Celsius, slightly lower than the body temperature. Low temperature पे temporary inactivation, high temperature पे permanent inactivation. Now another feature of द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसे कहते हैं इट शोज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसे हम लिखते हैं Q10 वैल्यू. व्हाट इज दिस Q10 वैल्यू? आइए इसको समझते हैं. Q10 वैल्यू का मतलब है, मान लीजिए कि एट T डिग्री सेल्सियस, ये T कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू X, 30 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, 40 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, ये रेट है. अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या अफेक्ट होगा? ये फिक्स है, ये प्रूफ हुआ है कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो रेट डबल हो जाएगी. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एंजाइम्स. दैट मीन्स इफ यू विल ऐड 10 डिग्री, टी तो था ही पहले से, सपोज ये 10 डिग्री सेल्सियस था, अगर हमने इसे 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 10 और बढ़ा दिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी? 2x, यानी डबल हो जाएगी. और ऐसे ही अगर हमने 10 डिग्री माइनस कर दी, सपोज ये 20 डिग्री था, अगर 30 डिग्री करा तो डबल हो गए, डबल प्रोडक्ट्स बनने लगे. पर अगर 20 से 10 डिग्री कर दिया तो हाफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही बनेंगे. सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाफ ऑफ x. दैट इज, हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, x/2. दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन.
So what is temperature coefficient? It means that with every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction doubles, and with every 10 degree fall in temperature, the rate of reaction becomes 1/2. So this is the effect of first factor, that is temperature, on the enzymatic activity. Now let us see how the second factor affects the enzymatic activity, and that factor is pH. pH का मतलब H ion concentration of that reaction. ये कैसे अफेक्ट होगा स्टूडेंट्स? टेम्परेचर जो है वो तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, तकरीबन हमारे बॉडी के सभी एंजाइम्स जो हैं वो 28 to 30 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, यानी ऑल द एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर सेम. लेकिन बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम्स मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं. दैट मीन्स वी कैन राइट दैट डिफरेंट एंजाइम्स शो डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच. ऑप्टिमम पीएच मतलब वो पीएच जहां पर उनकी एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. सो दे हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि टेम्परेचर के साथ ऐसा नहीं था, सभी एंजाइम्स का सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर था 28 to 30 डिग्री सेल्सियस. लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं न्यूट्रल पीएच पे. मोस्ट एंजाइम्स वर्क एट न्यूट्रल पीएच, यानी 7 पीएच पर वर्क करते हैं मोस्ट एंजाइम्स. लेकिन अलग अलग एंजाइम्स हैं जो कम या ज़्यादा पीएच पे भी वर्क कर सकते हैं. आइए देखें कैसे, क्या एग्जांपल्स हैं. जैसे हमारे सलाइवा में एक एंजाइम मिलता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये जिस टेम्परेचर पे वर्क करता है, सॉरी जिस पीएच पे वर्क करता है, दैट इज अराउंड 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक. 7 इज न्यूट्रल, सो दिस इज स्लाइटली एसिडिक. ठीक है. देन देयर इज अनदर एंजाइम जो हमारे स्टमक में मिलता है, और हमारे स्टमक में आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक होता है. उस पीएच पर जो वर्क करता है दैट इज द पेप्सिन एंजाइम, जो इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है पेप्सिनोजन. ये वर्क करता है 1.2 से 1.8 पीएच के बीच, यानी हाईली एसिडिक पीएच पर ये एक्टिव होता है, वर्क करता है. और जब फूड आगे जाएगा इंटेस्टीन में, तो इंटेस्टीन में जो है अल्कलाइन पीएच होता है. सो देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन जो वर्क करता है 8.2 से 8.8 पीएच पर, यानी कि अल्कलाइन पीएच पे. ये इंटेस्टीन में मिलता है अल्कलाइन पीएच. So we have seen that most of the enzymes work at neutral pH, but different enzymes have different optimal pH at which they will show their maximum activity. हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. इन एग्जाम्पल्स पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन तीनों के pH आपको याद होने चाहिए. जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम इनको दोबारा लिखेंगे, बट अभी एक बार आपको लर्न करना है. ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. यानी अगर हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज pH and this is the enzyme activity. तो एक कोई पर्टिकुलर pH होगा जिस पे मैक्सिमम एक्टिविटी होगी. अगर इससे कम pH किया तो भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और इससे ज़्यादा pH किया तो भी डिक्रीज हो जाएगी. सो बिल्कुल जैसा कि टेम्परेचर का ग्राफ था ठीक उसी तरह से होगा. दिस इज द ऑप्टिमल pH. ऑप्टिमल pH ये जो है, इसके नीचे भी एक्टिविटी कम है, pH बढ़ाने पे भी एक्टिविटी कम हो जाएगी. सो टेम्परेचर और pH का ग्राफ सेम बना है, बट डिफरेंस है हमारी बॉडी में ऑल एंजाइम्स वर्क एट सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, बट इन आवर बॉडी डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमल टेम्परेचर एज वी हैव सीन इन द एग्जाम्पल्स. नाउ लेट अस टेक द थर्ड important factor, and that is the substrate concentration. Substrate के concentration का क्या effect होगा on the activity of enzyme?
इसको समझना बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए कि हमारे पास 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज 100 सबस्ट्रेट है, ठीक है, और जो एंजाइम है उसके पास सपोज 50 एक्टिव साइट्स है, 50 एक्टिव साइट्स है, ठीक है। अब हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाते हैं। पहले हमने एक सबस्ट्रेट लिया, एक्टिव साइट में फिट हो गया, 2 फिट, प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, 3 4 5 6। जब पूरी 50 एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी सबस्ट्रेट से, अब अगर आपने और सबस्ट्रेट ऐड भी किया तो भी रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल ही नहीं है, तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ ही नहीं सकता, यानी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है अब वो रिएक्शन की रेट को और नहीं बढ़ा पाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ कैसा आएगा? सपोज दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन S, एंड लेट अस से ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कितनी है। तो जैसे जैसे अपन सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन जब सारी एक्टिव साइट्स फिल हो जाएंगी, अब आप कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी स्पीड फिक्स हो जाएगी। ऑलराइट, ये वाली जो स्पीड है मैक्सिमम वेलोसिटी, इसे कहते हैं वी मैक्स। और कितना सबस्ट्रेट लग रहा है? इतना। ओके, सो नाउ लेट अस राइट डाउन दैट with increase in substrate concentration, रिएक्शन का रेट पहले क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इंक्रीजेस क्योंकि एक्टिव साइट्स फुलफिल हो रही हैं, बट बिकम्स स्टेडी आफ्टर सम टाइम। जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तब रिएक्शन की रेट जो है वो फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज हाउ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इस कर्व को अगर आप देखें, यहाँ पर नो फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल, और ये कैसा कर्व है स्टूडेंट्स? दिस इज अ हाइपरबॉलिक कर्व ऑब्टेन होता है जब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट देखते हैं एंजाइम एक्टिविटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन में, और इसे कहते हैं अपन वी मैक्स। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले रिएक्शन की रेट बढ़ेगी और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस टर्म से रिलेटेड हमें एक और टर्म पढ़ना है, आइए हम उसे लिख लेते हैं, एंड दैट इज मिशेल्स कांस्टेंट। मिशेल्स कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज मिशेल्स कांस्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके स्कूल में भी और नीट में भी। मिशेल्स कांस्टेंट का क्या मतलब है? मिशेल कांस्टेंट का मतलब है उतने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो उस रिएक्शन की वेलोसिटी, जो आधी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी है, वहां तक रीच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सपोज दिस इज वी मैक्स, सो यहां पे कहीं पर क्या होगा? वी मैक्स बाई 2, दिस इज वी मैक्स बाई 2, यानी अगर ये रिएक्शन मैक्सिमम 1 मिनट में सपोज 20 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 20 सब मॉलिक्यूल्स पर मिनट कन्वर्ट कर रहा है, ये इसकी वी मैक्स है, तो इसकी वी मैक्स बाई 2 क्या हो गई? 10 मॉलिक्यूल्स पर मिनट। और ये रिएक्शन तक पहुंचने के लिए जितना सबस्ट्रेट चाहिए, ये जितना सबस्ट्रेट चाहिए, दिस इज द मिशेल्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज मिशेल्स कांस्टेंट? इसे Km लिखते हैं शॉर्ट में। ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है ताकि हम रिएक्शन की रेट को अच्छे से स्टडी कर सकें। लेट अस राइट, इट इज द अमाउंट ऑफ
सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इससे हम क्या नाप रहे हैं? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू ब्रिंग रेट ऑफ रिएक्शन टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड और वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा तक लाने में जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, ये स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि मिशेल कांस्टेंट से आप क्या चीज मेजर कर रहे हो? आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यू आर मेजरिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द इतना, ये सपोज 2 ग्राम है ये, तो ये पूरी मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर हमें सपोज 4 ग्राम्स चाहिए था तो आधी वैल्यू तक 2 ग्राम्स ही लेकर आ गया। सो दिस इज द मिशेल्स कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वी मैक्स बाई 2 तक पहुंचने के लिए हमें कितना अमाउंट में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और ये जो मिशेल कांस्टेंट है ये हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Km is inversely proportional to affinity between substrate and enzyme. Very very important, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। पूरा मिशेल्स कांस्टेंट ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है समझिए। अगर सपोज सबस्ट्रेट एक ए रिएक्शन ले, ये ए सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, तो यानी कि बहुत जल्दी से फटाफट खूब सारा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ टाइटली अटैच हो जाएगा और रिएक्शन जो है वो Vmax बाई 2 तक पहुंच जाएगी जल्दी से। यानी कि जो Km वैल्यू है, जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम लगा, कम सबस्ट्रेट में ही रिएक्शन आधे पहुंच गई। सेकेंड एक और सिचुएशन लेते हैं जिसमें कि सबस्ट्रेट बी है, सबस्ट्रेट बी और एंजाइम के बीच उतनी एफिनिटी नहीं है। इस रिएक्शन में Vmax बाई 2 तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारा सबस्ट्रेट अटैच करना पड़ेगा, तब जाकर वो रिएक्शन Vmax बाई 2 स्पीड तक पहुंचेगी। यानी जितना ज़्यादा एफिनिटी उतना कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि फटाफट से वो सब ऑक्यूपाई हो जाएंगी सारी एक्टिव साइट्स। सो अगर Km वैल्यू कम है तो एफिनिटी ज़्यादा है, और अगर Km वैल्यू ज़्यादा है तो एफिनिटी कम है। ऑलराइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट लो Km, व्हाट डज इट मीन? हाई एफिनिटी। किसके बीच में? सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। एंड हाई Km वैल्यू अगर है तो इसका मतलब एफिनिटी क्या है? लो है, कम है। इस पे क्वेश्चन आता है, 2 रिएक्शंस होंगी, दोनों की आपको Km वैल्यू दी होगी और पूछेंगे किस रिएक्शन में सबस्ट्रेट ज़्यादा एफिनिटी शो करता है टुवर्ड्स एंजाइम। वेरी इजी, जिसकी Km वैल्यू कम है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, जिसकी Km वैल्यू ज़्यादा है उसकी एफिनिटी कम है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे पहले रिएक्शन की रेट बढ़ेगी, और जब सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो रिएक्शन हो जाएगी स्टेबल। ऑलराइट, सो प्लीज नोट इट डाउन, और फिर हम रीड करेंगे द इफेक्ट ऑफ 4th फैक्टर्स, दैट इज द इनहिबिटर्स इफेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, let us understand the effect of 4th factor, and that is the inhibitors. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं enzymatic inhibition। इनहिबिटर जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा वो अपन अभी देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय इनहिबिटर। इनहिबिटर, इट इज अ substance which prevents the enzyme, which prevents substrate to convert
इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा, यानी कि एंजाइम की जो उस रिएक्शन की जो रेट है उसे डिक्रीज कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा बाय बाइंडिंग विथ एंजाइम। ये खुद एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा जिस कारण से सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को हम इनहिबिटर कहते हैं। अब 3 टाइप का के इनहिबिटर्स मिल सकते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिशन in enzymatic activity. Let us see the first, which is called competitive inhibition. Competitive inhibition, very easy to understand. यहाँ पे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो वो दोनों में कंपटीशन होगा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, ये सपोज सबस्ट्रेट है और सपोज ये हमारा इनहिबिटर है। सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्लाइटली सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब ये दोनों ही बाइंड कर सकते हैं इसके साथ, तो क्या होगा, कुछ साइट्स पे तो सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा पर कुछ साइट्स पे इनहिबिटर बाइंड करेगा। जिन साइट्स पे इनहिबिटर बाइंड करेगा वो वाले उतने प्रोडक्ट्स कम बनेंगे। वहाँ सबस्ट्रेट करता अगर बाइंड तो प्रोडक्ट बनते, लेकिन इनहिबिटर बाइंड कर गया तो प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ऑलराइट, सो इस तरह से रहता है। तो आइए इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, दैट सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर को हम आई लिख देते हैं यहाँ पे। सो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर हैव ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, compete to bind with active site on enzyme। दोनों ही कंपटीशन करेंगे जिस कारण से सबस्ट्रेट कम जुड़ पाएगा और कम प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर हम किसी तरह से सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो अब ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच हो पाएगा, तो इसको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ऑन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अब ज़्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल है, इनहिबिटर कम क्वांटिटी में, सबस्ट्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो सबस्ट्रेट ज़्यादा साइट्स ऑक्यूपाई करेगा, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो जो इनहिबिशन हुआ था, सपोज ये 5 थे, ये 5 थे, अब हमने इनको 15 कर दिया, 15 कर दिए, अब ये कम हो गए, ज़्यादा सबस्ट्रेट ज्वाइन करेगा, जो रिएक्शन स्लो हुई थी अब वो धीरे धीरे वापस से स्पीड अपनी गेन करेगी। सो रिवर्सिबल और इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। दिस इज रिवर्सिबल कब, व्हेन यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि इस कंपटीशन में जो Km वैल्यू है और जो Vmax है उस पर क्या असर पड़ेगा। पहले हम Vmax की बात करते हैं। Vmax यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी पे तो फर्क पड़ नहीं रहा, हाँ टाइम ज़रूर लगेगा, बहुत सारा धीरे धीरे करके, सपोज यहाँ पे 5 ही ज्वाइन हो रहे हैं 10 की जगह, तो हमें और टाइम लगेगा कि बचे हुए 5 भी ज्वाइन हो, क्योंकि काफ़ी सारी साइट्स इनहिबिटर ने ऑक्यूपाई कर ली हैं। लेकिन फिर भी हम, भले ही टाइम ज़्यादा लगे, पर हम रिएक्शन की रेट को मैक्सिमम ला सकते हैं। सो Vmax रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, क्योंकि आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर Vmax को सेम रख सकते हैं। दिस इज अनचेंज्ड। अब Km वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। Km वैल्यू क्या थी, मिशेल्स कांस्टेंट। मिशेल कांस्टेंट क्या बताता है कि कितना सबस्ट्रेट चाहिए Vmax/2 के लिए। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सबस्ट्रेट चाहिए, तब जाकर हम रिएक्शन की रेट को आधा कर सकते हैं। 10 प्रोडक्ट्स बन रहे थे पर मिनट, सपोज
इनहिबिटर के कारण 5 ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि 10 बने, तो आपको और ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेट ज़्यादा चाहिए, यानी Km वैल्यू हाई हो जाएगी। सो Km वैल्यू इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू अभी भी ला सकते हैं सबस्ट्रेट बढ़ा के, तो Vmax तो अनचेंज्ड है, लेकिन ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिएगा इसको करने के लिए, तो Km वैल्यू जो है वो कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई। अब इसको हम एक ग्राफ से पढ़ते हैं जिस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। सपोज ये ग्राफ है एंड दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन S and this is the rate of reaction that is V। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ है। हम जानते हैं एक के बाद पर्टिकुलर लेवल के बाद ये स्टेबल हो जाता है। ये सपोज Vmax है, ठीक है, तो Vmax by 2 जो है वो सपोज इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आया है। सो दिस इज Km वैल्यू। और अभी इस रिएक्शन में कोई इनहिबिटर नहीं है, सो देयर इज नो इनहिबिटर। तब ये रिएक्शन इस तरह से, नो इनहिबिटर। यहाँ मैं लिख देती हूँ Km वैल्यू। अब सपोज करिए इसमें इनहिबिटर इंट्रोड्यूस हो जाए, तो रिएक्शन मैक्सिमम तक तो पहुँच जाएगी, लेकिन उसको पहुँचाने के लिए हमें बहुत सारा सबस्ट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो मैक्सिमम तक तो पहुँचेगा, पर उसके लिए सबस्ट्रेट बहुत सारा चाहिए। तो Vmax तो अनचेंज्ड है, लेकिन अगर Vmax by 2 देखें तो अब हमें इतना सबस्ट्रेट चाहिए, पहले हमें इतना ही चाहिए था। ये हो गया Km वैल्यू विथ इनहिबिटर विच हैज़ इंक्रीज्ड। सो दिस इज विथ इनहिबिटर। इस तरह से ये ग्राफ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ है या नॉन कॉम्पिटिटिव का। वेरी इजी, आप Km वैल्यू और Vmax देख लीजिए। अगर Vmax सेम है बट Km वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों एक्टिव साइट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, और ये रिवर्सिबल है क्योंकि हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के साथ ही रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम सेकंड पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सीन द फर्स्ट टाइप ऑफ इनहिबिशन विच वाज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन हो रहा था इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। अब हम जो सेकंड पढ़ेंगे वो होगा, एक कॉम्पिटिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव। सो लेट अस लर्न द सेकंड टाइप, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये पढ़ के फिर हम दोनों के सबके एग्जाम्पल्स एक साथ लिखेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट है उसके बीच में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है, इनका स्ट्रक्चर डिससिमिलर होता है एक दूसरे से। सो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर डिससिमिलर, इट इज नॉट सिमिलर, एंटायरली डिफरेंट है। इसीलिए इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ साइट के लिए बिल्कुल भी कंपीट नहीं करता, बल्कि क्या होता है इसमें, सपोज ये एंजाइम है, दिस इज द एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है एंड सपोज दिस इज ए इनहिबिटर। ये इनहिबिटर जो है ये एंजाइम पर एक्टिव साइट के लिए कंपीट नहीं करता, बल्कि कहीं दूसरी जगह पे जाके अटैच हो जाता है। सपोज यहाँ अटैच हो गया ये, और जैसे ही इनहिबिटर एंजाइम पर अटैच होता है, एंजाइम में एक चेंज आता है शेप के अंदर, यानी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा इन एंजाइम, और इस चेंज के कारण अब सपोज करिए ये एंजाइम ऐसा बन गया,
अब जो सबस्ट्रेट है वो इस तरह की एक्टिव साइट में तो फिट हो ही नहीं सकता है, तो यानी कि सडनली एकदम से अब बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। कॉम्पिटिटिव में तो फिर भी कुछ सबस्ट्रेट जुड़ रहा था आकर, यहाँ तो जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, शेप ही चेंज हो गया। सो नाउ दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये तो इनहिबिटर जुड़ा हुआ है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन नॉट बाइंड, जिसके कारण से नो प्रोडक्ट फॉर्म। वहां तो प्रोडक्ट की रेट कम हो गई थी लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, यहां तो प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि शेप ही चेंज हो गया, सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं सकता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्ट्रक्चर आर सिमिलर डिसिमिलर। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट इनहिबिटर does not bind to active site. It binds to other site on enzyme, जिसके कारण से it brings conformational change in the enzyme and hence now the substrate molecule will not be able to attach to the enzyme and hence no product will be formed. This is important. अब आप चाहें इसमें कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, जब शेप ही चेंज हो गया है तो कोई भी सबस्ट्रेट जुड़ ही नहीं पाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, यानी कि ये इनहिबिशन इरिवर्सिबल है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव था रिवर्सिबल, सबस्ट्रेट बढ़ाने पर हम रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते थे, पर यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते हो, शेप ही चेंज हो गया है। सो दिस इज इरिवर्सिबल। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू दी Vmax एंड Km वैल्यू। यहाँ पे स्टूडेंट्स Km वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई एफिनिटी में तो फर्क पड़ नहीं रहा है, यहाँ तो बेसिकली शेप ही चेंज हो रहा है। दे आर नॉट एबल टू बाइंड, बट इफ द शेप इज रिवर्स्ड दे कैन बाइंड। सो Km वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। वहाँ पर Vmax अनचेंज्ड था, यहाँ पे Km अनचेंज्ड है, लेकिन रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो गई। डिक्रीज क्या हो गई, एक्चुअली खत्म ही हो गई क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है। सो Vmax डिक्रीजेस। कॉम्पिटिटिव में Vmax कांस्टेंट था, Km बढ़ रही थी, यहाँ पे Vmax कम हो रहा है और Km अनचेंज्ड है। सो दिस इज अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे जो जिस तरह से ग्राफ पूछते हैं, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, एंड दिस इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ऑल राइट, अगर इनहिबिटर नहीं है इट विल बी लाइक दिस। नाउ वी नो ये Vmax है, एक लेवल तक बढ़ता है रिएक्शन फिर कम हो जाता है, ये Vmax by 2 है। सो दिस इज द Km वैल्यू। ठीक है, अगर ये कब है, जब नो इनहिबिटर, लेट अस राइट, नो इनहिबिटर इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। नो इनहिबिटर, अगर इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी रेट ही कम हो जाएगी, Vmax ही कम हो गया। Vmax कम हो गया तो जो Vmax by 2 है वो उतना का उतना ही रहा, यानी कि यहीं पर दिस इज ओनली Km इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। सो Km वैल्यू डज नॉट चेंज, दिस इज विथ इनहिबिटर। तो आपने देखा किस तरह से दोनों ग्राफ्स एक दूसरे से अलग हैं। उस वाले ग्राफ में हमने ये जो लाइन है इसको पूरा यहाँ तक लिया था और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है बट Vmax ही कम हो गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन आएगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ग्राफ्स आपको आने चाहिए, दोनों ग्राफ क्वेश्चन में आ जाते हैं और पूछते हैं ये किस टाइप के इनहिबिशन को शो करते हैं। नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ इनहिबिशन और फिर हम इनके एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। या हम एक काम करते हैं, पहले हम कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, फिर हम थर्ड टाइप को रीड करेंगे। सो नाउ एग्जाम्पल्स। पहले अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल रीड करते हैं।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें स्टूडेंट्स हमें 3 एग्जाम्पल्स आने चाहिए, बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहला एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन, जब सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सक्सिनेट, दिस इज द सबस्ट्रेट, इसे चेंज करना है आपको फ्यूमरेट में, तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है दैट इज सक्सिनिक और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम एक्ट करता है। दिस इज द एंजाइम, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द एंजाइम। अगर इस रिएक्शन में एक इनहिबिटर आ जाए दैट इज मैलोनेट, दिस एक्ट्स एज इनहिबिटर, सो मैलोनेट इज द इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट इन दिस रिएक्शन। ऑलराइट, तो अब उतना फ्यूमरेट नहीं बन पाएगा। ये पहला है, फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सल्फा ड्रग्स को यूज़ करते हैं उसे ट्रीट करने के लिए। ये जो सल्फा ड्रग्स हैं ये इनहिबिटर होती हैं। कैसे, अभी अपन देखते हैं। सो यूज़ ऑफ सल्फा ड्रग्स इन ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नाउ हाउ, हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया जो है उसको ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए फॉलिक एसिड चाहिए। फॉलिक एसिड वो किससे बनाता है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से फॉलिक एसिड बनाता है। तो कैसे बनाएगा वो? पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इससे सिंथेसाइज करता है बैक्टीरिया फॉलिक एसिड जो उसकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसे कहते हैं, फॉलिक एसिड बन रहा है तो फॉलेट सिंथेटेज एंजाइम, दिस इज द एंजाइम। ये जो सल्फा ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स, सल्फा ड्रग्स ये इनहिबिटर की तरह काम करती हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। दैट मीन्स वो इस पाबा को कन्वर्ट नहीं होने देंगी फॉलिक एसिड में, क्योंकि वो कंपीट करेंगी पाबा के साथ टू जॉइन ऑन द एक्टिव साइट ऑफ फॉलेट सिंथेटेज। फॉलिक एसिड कम बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी और धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन बिल्कुल ही कम हो जाएगा और बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी से इन्फेक्शन गायब हो जाएगा। सो दिस इज द इनहिबिटर फॉर पाबा। एक और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज जब मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है, मिथेनॉल किसी फॉर्म में बॉडी में चला जाए, इट इज़ वेरी पॉइजनस, तो इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। इथेनॉल जो है वो इस मिथेनॉल पर जो एंजाइम काम कर रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसके साथ कंपीट करता है और मिथेनॉल पॉइजनिंग के इफेक्ट को कम करता है। सो यूज ऑफ इथेनॉल, दिस इज द इनहिबिटर, दिस इज द इनहिबिटर, इथेनॉल इन मिथेनॉल पॉइजनिंग, दिस विल बी द सबस्ट्रेट इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। और एंजाइम कौन सा होता है जिसके लिए ये दोनों कंपीट करते हैं? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसके लिए ये दोनों कंपीट करते हैं। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो आपको रटे होने चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, मैलोनेट एक्ट्स एज इनहिबिटर फॉर विथ सक्सिनेट, सल्फा ड्रग्स एक्ट्स एज इनहिबिटर्स विथ पाबा, एंड ethanol acts as inhibitor with methanol. So these are the examples. Now let us see the example of non-competitive inhibition. So now non-competitive inhibition example. इसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है रिएक्शन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा पहले ज़माने में या मूवीज़ में भी अपन देखते हैं, जब विलेन आ जाता है या पहले जब दूसरे राजा महाराजा ऑक्यूपाई कर लेते थे या जो स्पाइस जासूस होते थे वो पकड़े जाते थे, तो उनके पास हमेशा हीरा रहता था। उस हीरे में पोटेशियम साइनाइड होता था और वो उसको एकदम से लिक कर लेते थे और वो मर जाते थे एकदम से। पोटेशियम साइनाइड, ये साइनाइड क्या करता है? ये एक इनहिबिटर की तरह काम करता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह। और एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये उस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर एक्ट करेगा
और एकदम से उसकी रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, यानी सेल का रेस्पिरेशन नहीं होगा। सेल का रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वो सेल तुरंत मर जाएगा। इस तरह से हमारी it immediately dies. So the one typical example but very important is cyanide poisoning. Cyanide is the inhibitor. Cyanide poisoning on cytochrome oxidase enzyme. ये एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एंजाइम है। सो विद दिस वी हैव सीन द अफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स में दो टाइप के इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। नाउ वी विल डील विद द थर्ड टाइप ऑफ इनहिबिशन, दैट इज द फीडबैक इनहिबिशन। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम उसे रीड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड टाइप ऑफ इनहिबिशन विच अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी, एंड दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन। स्टूडेंट्स, इनहिबिशन के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप इन्हें अच्छे से लर्न करिएगा। फीडबैक, इसका क्या मतलब है? इसका एक पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज ज्वाइन करती है एक एटीपी के साथ और ग्लूकोज से फिर बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एटीपी ने एक फॉस्फेट दे दिया तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी में। और इस रिएक्शन के लिए एक एंजाइम जो यूज होता है, दैट इज ग्लूकोहेक्सोकाइनेस। दिस इज द एंजाइम, ऑलराइट, दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट, ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट। अब क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे बॉडी में 100 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक टाइम पे रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज 100 की जगह 101 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गए, इस ग्लूकोज को किसी भी कारण से, वैसे तो ये 100 पे स्टॉप कर देता है बनाना, बट इसने नहीं किया, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 101 बन गए। अब अगर कोई इनहिबिटर नहीं आया तो ये रिएक्शन तो बढ़ती जाएगी, तो बॉडी में जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है, ये खुद इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा कि अब आप और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट मत कीजिए। दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज ऑल्सो एक्टिंग एज इनहिबिटर। प्रोडक्ट ही अपने फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही प्रोडक्ट एक्सेस में बना, वो एंजाइम को इनहिबिट करेगा ताकि और प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। Glucose 6 phosphate is acting as both product as well as inhibitor when in axis. Alright, so now let us write down what is allosteric feedback. In this, the product acts as inhibitor when in axis. When in axis. It is controlling its own formation, and the typical example is the inhibition of hexokinase enzyme by glucose 6 phosphate. So here we have completed the factors which are affecting the enzymatic activity. हमने टेम्परेचर पढ़ा, हमने pH पढ़ा, दोनों के ग्राफ्स देखे, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH में मैक्सिमम एक्टिविटी है, इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देखा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, बट जैसे ही सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई, अब रिएक्शन की रेट कांस्टेंट रहेगी। और फिर हमने इनहिबिटर्स का इफेक्ट पढ़ा, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड एलोस्ट्रिक। Now we are dealing with the last part of enzyme, that is the classification and nomenclature of enzymes. आप इसको नोट डाउन करें, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम उसको लिखते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। Now students, let us move on to the last part of enzymes, and that is, in this we will deal with the classification of enzymes. How do we classify them? How do we name them? So classification and nomenclature, that is the naming.
nomenclature of enzymes. स्टूडेंट्स इसमें कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के, जैसे पहले सभी एंजाइम के आगे ASE लगा देते थे। प्रोटीन जो ब्रेक करेंगे प्रोटीएज, स्टार्च ब्रेक करेंगे अमाइलेज, लिपिड ब्रेक करेंगे लाइपेज, ऐसे ASE ज्वाइन कर देते थे। अब जो है लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर सिस्टम जिसको फॉलो किया जाता है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने प्रपोज किया था 1961 में। तो हम जो नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं इट वॉज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन 1961। और इस क्लासिफिकेशन के अंडर हर एंजाइम को एक नाम दिया गया और एक नंबर दिया गया। एक्चुअली ये जो IUB बॉडी है इसने एक कमीशन कई एक्सपर्ट्स का बनाया जिसे एंजाइम कमीशन नाम दिया, और उस कमीशन ने इस हर एंजाइम को एक नंबर और एक नेम प्रोवाइड किया। तो उस नंबर को हम एंजाइम कमीशन नंबर बोलते हैं, यानी EC नंबर। अभी सब जगह पॉलिटिक्स चल रहा है तो एंजाइम की जगह क्या याद आया, इलेक्शन। आइए अब हम इसको एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं ताकि हमें ईजिली याद हो जाए। फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसका EC नंबर, दैट इज इलेक्शन ने एंजाइम कमीशन नंबर। सो दिस इज द सीरियल नंबर, दिस इज द इलेक्शन कमीशन नंबर। फिर हम पढ़ेंगे कि उस एंजाइम की जो ग्रुप है उसे नाम क्या दिया गया है। वी विल रीड द नेम, देन वी विल रीड इट्स function, what is the function of those enzymes, and then we will write down the examples. So in this way, in this tabulated form, we will learn everything about the classification and nomenclature of enzymes. Let us talk about the first one. ये स्टूडेंट्स आपको सीरियल ऑर्डर में याद होना चाहिए। EC नंबर 4 कौन सा है, EC नंबर 5 एंजाइम कौन सा है, किसका कौन सा नाम है। So numbering with the name of the enzyme. EC number 1. They are called oxidoreductases, or dehydrogenases. क्या नाम है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस। नाम से समझ में आ रहा है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब, या डिहाइड्रोजिनेज यानी या तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करेंगे या ये प्रोटॉन H पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एक अगर एक इसका इलेक्ट्रॉन निकला है, सपोज ये 2 सबस्ट्रेट हैं, इसका इलेक्ट्रॉन निकला तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी ये डिहाइड्रोलाइज हुआ और ये ऑक्सीजाइज हुआ। सो व्हाट इज द फंक्शन, फर्स्ट इज हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि किस में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इन, दैट इज इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस, इनका ये ट्रांसफ़र करता है। एग्जाम्पल्स जहाँ पर भी ऑक्सीजनेशन होना है या डिहाइड्रोजनेशन होना है, जैसे कैटलेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस, देन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जितने भी हैं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, परऑक्सीडेजेस एक्सेट्रा। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर जो भी एंजाइम्स वर्क करेंगे, चाहे वो कैटलेज हो, परऑक्सीडेज हो, उन सबको टोटल मिलाकर हम कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। नाउ लेट अस सी द सेकेंड कैटेगरी, EC नंबर 2। इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस नाम से समझ में आ रहा है ये भी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं।
पर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन हो रहा है तो फिर वो ऑक्सीडो रिडक्टेज हो गया, पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप अगर ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसे अगर वो अमीन ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे अमाइनो ट्रांसफरेज बोल देंगे। अगर वो फॉस्फेट ग्रुप को कर रहा है, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एटीपी ने ग्लूकोज को एक फॉस्फेट दे दिया, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे काइनेज बोलते हैं। और ग्लूकोज के अंदर है तो हेक्सोस शुगर है तो हेक्सोकाइनेज हो गया। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अमाइनो ट्रांसफरेज, इफ इट इज ट्रांसफरिंग अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ट्रांसफरेज, देन काइनेज में टिपिकल एग्जाम्पल है हमारा हेक्सोस काइनेज जो अभी हमने देखा था, जिसे हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। हेक्सोस शुगर को फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, सो काइनेज, अमाइनो ट्रांसफरेज, दीज आर द ट्रांसफरेजेस। All right, these are the transferases enzymes. They are transferring a functional group. Okay, now let us see the third type. Third जो है इसका EC नंबर है 3 and they are called hydrolases. They will break a bond. They will do the lysis with the addition of water. आपको याद आ रहा है एग्जाम्पल कोई, जैसे ईस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सब कैसे बने थे स्टूडेंट्स, वाटर के रिमूव होने से। अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट डू दे डू, लेट अस राइट। इसमें क्या हो रहा है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विथ एडिशन ऑफ वाटर, यानी ये क्या कर रहा है, ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल। यहाँ पे ब्रेकिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ ग्रुप्स का ट्रांसफर हो रहा है, पर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बना था, अब प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा, सो इट ब्रेक्स ए लार्जर मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइक लेट्स से यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, प्रोटीएजेज जो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेंगे, लाइपेजेस जो ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, देन अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक करेगा, दैट इज अमाइलेज, माल्टेज जो माल्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो जाएंगे हमारे सारे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या कर रहे हैं, दे आर मेनली ब्रेक, अगर हम करें तो ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड्स, then ester bonds, glycosidic bonds, etc. This is the third category, जो मैक्सिमम हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस ही होते हैं। विद द एडिशन ऑफ वाटर दे ब्रेक अ बॉन्ड। नाउ लेट अस सी द फोर्थ कैटेगरी एंड दैट इज EC नंबर 4, लाइजेस। ये लाइज हैं, यानी ये भी ब्रेक करेंगे लेकिन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, सो दे breaks a bond but without water addition, of water। अगर दोनों में ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर वाटर ऐड करके हो रहा है तो उस ग्रुप को कहेंगे हाइड्रोलेजेस, और अगर बिना वाटर के हो रहा है तो लाइजेस। इनमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो दे इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड at the site of breakage of bond। जहाँ भी बॉन्ड्स ब्रेक हुए वहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, द एग्जाम्पल इज एल्डोलेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस में जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड फ्रक्टोज, उसको 2 3 कार्बन कंपाउंड्स में तोड़ देता है।
3PgAl प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ेंगे. सो एल्डोलेज एंजाइम इज ऑल्सो ब्रेकिंग अ बॉन्ड, 6 कार्बन को 3 कार्बन 2 कंपाउंड्स में ब्रेक कर रहा है, बट विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर. नाउ लेट अस राइट डाउन द 5th category, and that is EC number 5, and they are called isomerases. आइसोमेरेजेस क्या करेंगे, आइसोमर्स को आपस में चेंज करेंगे. ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही 6 कार्बन है. ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, इट इज एन एल्डोज, हमने पढ़ा था. और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, इट इज अ कीटोज. ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करना है, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना है. वो काम जो एंजाइम करते हैं दैट आर कॉल्ड आइसोमेरेजेस. सो व्हाट इज देयर फंक्शन, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स. टिपिकल एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हेक्सो आइसोमेरेज. ये क्या करता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करता है. ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कर रहा है तो इसे ग्लूको हेक्सो आइसोमेरेज कह देते हैं, और अगर फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कर रहा है तो फिर इसको फ्रक्टो आइसोमेरेज कह देते हैं. आइए अब हम लास्ट कैटेगरी पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज द लाइगेजेस. लाइगेजेस एंजाइम्स जो है स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन करेगा. सो इट यूज एटीपी, ज्वाइनिंग के लिए एटीपी चाहिए, यूज एटीपी एंड इट जॉइंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल बनाएगा. ये ज्वाइन करेगा, अभी तक सबने ब्रेक किया है. ये जो है इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप 12th में पढ़ेंगे डीएनए लाइगेजेस. इसका एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज पीईपी कार्बोक्सिलेज. ये जो पीईपी कार्बोक्सिलेज है स्टूडेंट्स, ये फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन शो करता है. ये पीईपी 3 कार्बन कंपाउंड प्लस एक CO2 जुड़ता है और बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन कंपाउंड है. तो 3 कार्बन प्लस 1 कार्बन मेक्स 4 कार्बन कंपाउंड. So these are the 6 categories into which the enzymes are classified according to IUB. Today's class we have completed the factors affecting the enzyme activity and the classification of enzymes. इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में पहले इनका डिस्कशन करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी अदर चैप्टर्स ऑफ ज़ूलॉजी. टिल देन अ हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.